जय हिंद दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक में हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की जो यहाँ पास हम देखे थे हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। इससे पहले की क्लास में मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ रेक्टिफायर के हम जो दो भाग बताए थे, एक हाफ वेव और एक फुल वेव। तो हाफ वेव में एक हमने शब्द देखा था यहाँ पास, हाफ वेव में एक शब्द हम TUF। तो TUF का यहाँ पास क्या मतलब हुआ? तो TUF का मतलब हुआ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो जो ट्रांसफार्मर हमने यूज किया इस युक्ति में, तो इस युक्ति में जो ट्रांसफार्मर यूज किया तो उसका जो यूटिलाइजेशन है, उपयोगिता है, जो उपयोग किया, तो उसके घटक का जो वैल्यू होगा वो कितना हुआ था? तो उसके घटक का जो वैल्यू हुआ था तो 0.286। तो इतने भाग को ट्रांसफार्मर वहाँ पास यूज कर पा रहा था। तो यूटिलाइजेशन से हम समझेंगे, यहाँ पास TUF से समझेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पास। तो हम एक ट्रांसफार्मर का यूज किए थे, जो यहाँ पास हमने ट्रांसफार्मर को कुछ इस प्रकार से बनाया, और इस ट्रांसफार्मर में हमने इसकी सेकेंडरी को बनाया। जो स्टेप डाउन टाइप का हमारा ये ट्रांसफार्मर हुआ था। यहाँ एक हमने रेक्टिफायर लगाया, एक डायोड लगाया, जिसके नाम से ही इसका हाफ वेव यहाँ पास पड़ा है रेक्टिफायर। तो इसको हमने सप्लाई दिया, 230 वोल्ट दिया, AC सप्लाई की RMS वैल्यू को दिया, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो दी हमने कितना दिया, 50 हर्ट्ज इसको फ्रीक्वेंसी दिया। इसके आउटपुट में हमको, ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमको जो वोल्टेज मिली, तो 12 वोल्ट का हमने ट्रांसफार्मर लिया था। कितना? यहाँ 230/12 वोल्ट का हमने ट्रांसफार्मर लिया था। फ्रीक्वेंसी वही मिलेगी 50 हर्ट्ज। तो इसके जो हम यहाँ पास हमारा पूरा हो गया रेक्टिफायर का ये भाग हो गया। इस रेक्टिफायर के भाग में हमने इनपुट में जो पावर दिया, तो पावर यहाँ पास जो हम देंगे तो वो क्या होगी? तो P बराबर क्या होता है? पावर P बराबर होता है VI, मतलब वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पास ट्रांसफार्मर को हम किस में लेंगे? वोल्ट एम्पियर में लेंगे। तो ट्रांसफार्मर को हम वोल्ट एम्पियर में लेंगे। यदि बड़ा साइज का ट्रांसफार्मर होता तो इसको हम वोल्ट एम्पियर से बड़ा होता तो किलो लगा देते, तो उसको हम KV में लेते, KVA में, किलो वोल्ट एम्पियर में लेते। तो यहाँ पास छोटा ट्रांसफार्मर है, इसलिए हम इसको वोल्ट एम्पियर में इसको हम ले लिए। तो इस 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर का जो भाग है, ये लोड में उसका कितना भाग को यूज कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पास देखेंगे। तो यह जो इसका ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो कितना हुआ था? 0.286। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि ट्रांसफार्मर का यह कितना भाग यूज कर रहा है। तो 12 वोल्ट के जगह हम समझ लेते हैं कि यहाँ हम रखते हैं कितना, कि ये ट्रांसफार्मर हमारा 230/12 का नहीं है। इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर हमारा आउटपुट में इसकी वोल्टेज है, वोल्टेज एम्पियर है, वो कितना है कि वह 1000 यदि है। कितना है? 1000। हम 12 को, ठीक है, हम 12 की यूज़ किए हैं, लेकिन इसको कुछ क्षण के लिए हम देखते हैं कि कितना 1000 वोल्ट इसके आउटपुट में हमको मिल रहा है, किसके? ट्रांसफार्मर के यहाँ पास। तो ये ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट हुआ तो वो कितना हुआ? 1000 हुआ। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर की क्या है यहाँ पास, TUF है, वो है TUF कितना है? 0.286 है, इतना है। अब ये इसका हम देखेंगे फैक्टर मतलब दो चीज़ों का अनुपात होगा। तो यहाँ आउटपुट बटे इनपुट में हम लेंगे। तो आउटपुट में हमको DC वोल्टेज मिल रही, तो यहाँ पास आउटपुट में हमको DC वोल्टेज मिल रही, तो यहाँ DC पावर लिख लेते हैं, DC वोल्टेज लिखते हैं, DC वोल्टेज। और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? इनपुट में AC दे रहे हैं, तो इसके हम इनपुट में दे रहे हैं AC। तो AC को हम AC पावर को लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा।
वोल्टेज की जगह हम पावर को लिखते हैं। तो पावर में जो हमारा होता है यहाँ पास, तो पावर क्या होगी इसमें, आई स्क्वायर आर होगी। पावर इसकी क्या होगी, आई स्क्वायर आर होगी। तो यहाँ हम आई स्क्वायर किसका ले रहे हैं, डीसी के ले रहे हैं। तो डीसी का हम यहाँ पास लिखेंगे डीसी का आई स्क्वायर आर, और यहाँ आर क्या है, लोड जो हमने लगाया है। पावर हम लेंगे किसका, अब एसी का पावर लेंगे। तो यहाँ एसी का पावर हो जाएगा आई एसी आई का स्क्वायर, और यहाँ आर एल हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। तो इसमें हम जो पावर दिए हैं इनपुट के एसी में, उसको हम मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है, क्या है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है, यहाँ पास हम लिखते हैं एक्समर की रेटिंग। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हो जाएगी ये वाली पावर। और जो हमारी ऊपर वाली पावर है, तो ट्रांसफार्मर जो यहाँ लोड यूज कर रहा है पावर का, तो यहाँ पास ये हो जाएगा कि डीसी का जो लोड है, जो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो इसके हम देखेंगे कि टी यू एफ बराबर यहाँ हुआ ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम ले लेते हैं यहाँ पास कितना, 1000। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम यदि 1000 लेते हैं, तो इसका टी यू एफ कितना हुआ था, 0.286 हुआ था। तो टी यू एफ की जगह हम लिख देंगे 0.86 को हम रख देंगे। अब यहाँ जो डीसी लोड है वो कितना यूज कर रहा है, तो इसको जब हम डीसी लोड का जो यूज को हम निकालेंगे, तो वो हो जाएगा इसका दोनों का गुणा हो जाएगा। तो इसका जब दोनों का गुणा होगा तो 2.86 गुणे 1000। तो यहाँ पास इसको हम निकालेंगे कि जब ये 3 शून्य से क्या हो जाएगी, ये जो दशमलव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ 286 वाट। तो यहाँ जो पावर है तो उसकी यूनिट वाट लेंगे। तो ये जो ट्रांसफार्मर हमने लगाया कितना, 1000 kV का, यदि यहाँ पास लगाया 1000 kVA का लगाया, तो उस 1000 kVA के ट्रांसफार्मर का वह मात्र 286 वाट यूज कर रहा है। मतलब यह कितना कम यूज कर रहा है, ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ। तो इसकी यह भी बोलेंगे कि एफिशिएंसी भी क्या है, बहुत कम है, क्योंकि इसकी हमको आउटपुट में दक्षता ही नहीं मिल रही है। जैसे हम ऐसे समझिए कि इसको हम चाहें, सोच रहे थे कि इसको हम जब 1000 आउटपुट में दे रहे हैं, तो ये जो लोड को दे रहा तो पूरा 1000 देना, तब तो हमको फ़ायदा होगा। जैसे आप किसी को, कोई बंदर हो गया, उस बंदर को आप 500 आम खिलाते हैं, सोचते हैं कि ये बंदर जो है 500 आम पूरा खा ले, तब हमारे लिए कि हमने 500 आम खिलाया तो हमको एक संतुष्टि मिलेगी कि चलो ठीक है पूरा उसका यूज किया। लेकिन वो बंदर 100 आम ही खाया, 400 आम फेंक दिया, तो आप सोचेंगे ना कि वो इतना मेहनत से मैं लाया और उसका यूज वो सही नहीं किया, वो फालतू में चला गया। तो इस ट्रांसफार्मर को जब हम बनाए तो सोचे कि 1000 kVA का यहाँ पास बनाते हैं, 1000 VA वोल्ट एम्पीयर का बनाते हैं, तो ये पूरा 1000 वोल्ट एम्पीयर का यूज करेगा। लेकिन किया क्या इसने किया ये कि 286 वाट का ही इसने यूज किया और सब नष्ट में चला गया। तो इसकी जो यहाँ पास होगी तो पावर भी क्या होगी, कम होगी, पावर कम हो जाएगी, चूँकि वो पूरा यूज किया नहीं, तो पावर यहाँ पास कम हो जाएगी। तो ये हुआ इसका मतलब कि TUF का मतलब हुआ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, मतलब जो उसके आउटपुट के भाग को यूज कर रहा है तो उसका यह क्या होगा, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा। अब इस तरंग दृष्टकारी में देखिए, इस जो तरंग हाफ वेव दृष्टकारी है, तो इस हाफ वेव दृष्टकारी की क्या है, कुछ फ़ायदे हैं और कुछ यहाँ पास लॉसेस हैं। तो फ़ायदे और लॉसेस को समझते हैं कि इसमें क्या है फ़ायदे, क्या है लॉसेस। तो हम अभी किसका पढ़ रहे हैं, यहाँ अभी हम पढ़ रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लाभ, और हाफ वेव रेक्टिफायर के हम हानि भी पढ़ेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने जो डायोड का यूज किया था वो कितना डायोड था, वो डायोड था मात्र और मात्र, तो एक कितना डायोड था, एक था।
तो यह हमारा हो गया लाभ कि चलो भाई एक डायोड हमने लगाया तो थोड़ा कम पैसे में हमको पड़ा, तो एक डायोड हमने लगाया तो वो हमारा हो गया लाभ। और इसमें हमको इसके अलावा कोई लाभ नहीं दिखता। तो इसके अब हम देखते हैं कि कुछ इसके हानि भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं क्या। तो इसके हम डिसएडवांटेज में जाते हैं तो हमको कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं। जैसे इसके आउटपुट की जो पावर है वो क्या है, बहुत कम है। तो आउटपुट की पावर इसमें क्या होगी, कम होगी। तो आउटपुट जो पावर होगी वो क्या होती है, कम होती है। दूसरी चीज़ इसकी वोल्टेज भी क्या होती है, कम होती है। इसकी वोल्टेज भी यहाँ कम होगी। तो वोल्टेज कम होगी जो हमको आउटपुट में यहाँ पास मिल रहा है, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है बहुत कम है। तो एफिशिएंसी बहुत कम है तो उसको ये भी लिखेंगे हम, इसकी दक्षता जो है तो एफिशिएंसी जो है तो वो भी क्या है, कम है। कम कितना है यहाँ पास 60 पॉइंट हमने देखा था, इतने प्रतिशत इसकी क्या है, दक्षता है। और इसकी हम देखें कि अभी TUF भी, ये भी क्या है, बिल्कुल कम है। तो TUF भी क्या होती है, यहाँ पास कम होती है। 286 भाग का ही यूज कर पा रहा है। तो इसमें हमको ये चीज़ देखने को मिलता है। अब जो इसमें आगे है, तो इस ट्रांसफार्मर में जब हम चाहेंगे कि वह अपने पूरे भाग का यूज करे, इस रेक्टिफायर में चाहेंगे कि हम इसके पूरे भाग का यूज कराना चाहेंगे कि 1000 वोल्ट एम्पियर का हम चाहते हैं कि यूज करें, तो उसके लिए फिर हमको ज़्यादा पावर रेटिंग का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो वहाँ इसकी हो जाएगी कास्ट ज़्यादा। तो वो भी क्या है, उसका एक डिसएडवांटेज है। तो उसके डिसएडवांटेज में उसको हम गणना करते हैं। इसका जो रिपल फैक्टर है, उर्मिका घटक है, वो भी क्या है, ज़्यादा है। उर्मिका घटक का मतलब ये जो इसमें डीसी के साथ साथ एसी के अवगुण आ गए थे, वो अवगुण क्या है, इसके ज़्यादा हैं। तो वो कम होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके रेक्टिफायर बनाने का मतलब कि एक शुद्ध डीसी प्राप्त करें। तो इसमें हम एसी के अवगुण लेकर क्या करेंगे, हमको शुद्ध एसी चाहिए। तो शुद्ध एसी रेक्टिफायर से मिलता नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हमको जो प्राप्त होता है वो हमारे लिए सही होता है। फिर उसको हम क्षणित्र फिल्टर लगाकर शुद्ध एसी प्राप्त करते हैं, वो आगे का मैटर है। तो उर्मिका घटक जो होगा यहाँ पास, रिपल फैक्टर उर्मिका घटक होगा, वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कितना होता है, हम देखे थे कि 1.21 होता है। उर्मिका घटक 1.21 होता है। तो ये भी कम होना चाहिए। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम नया चालू करते हैं। यहाँ पास रेक्टिफायर जो होगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर को फिर हम पढ़ेंगे। एक प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, इससे संबंधित आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो इसमें हम लेंगे एक ट्रांसफार्मर को और उस ट्रांसफार्मर में लगाएंगे डायोड को, और डायोड के माध्यम से हम उसको क्या करेंगे, वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो ये आपके सामने हुआ प्रश्न। यहाँ एक हमने ट्रांसफार्मर जो यूज किया है, तो वो इसके सेकेंडरी में जो इसका रेशियो होगा, तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो रेशियो होगा, प्राइमरी में 10 होगा और सेकेंडरी में 1 होगा। इसको हम सप्लाई देते हैं 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की देते हैं, 50 हर्ट्ज की देते हैं। इसके आउटपुट में कितना निकलेगा वही तो आपको ज्ञात करना है। और इसमें हमने एक डायोड को लगाया है और फिर एक लोड को लगा दिया है। डायोड जो होगा वो सिलिकॉन डायोड होगा, सिलिकॉन डायोड होगा। अब इसमें बोलता ये है कि आप यहाँ पास निकालिए चित्र में 240 वोल्ट, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की
सप्लाई पर 10/1 रेशियो का ट्रांसफार्मर उपयोग किया गया है तो इसका PIV तथा मैक्सिमम PIV तथा आउटपुट वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपके सामने हुआ ये। और हमको E1 दिया हुआ है 240 दिया है। N1 की संख्या कितनी है? यहाँ पास प्राथमिक जो पहला टर्न है वो होगा यहाँ पास 10, और जो ये है तो ये होगा, इसमें आपको N2 को ऊपर रखना है, N1 को नीचे रखना है। तो आपका इस तरह होगा 1/10। तो इसमें से आपका E2 निकल आएगा। करंट रेशियो ट्रांसफार्मर का जो फार्मूला होता है वो करंट रेशियो व्युत्क्रम होता है। यहाँ पास जो वोल्टेज रेशियो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के समान में ही दिखेगा। तो यहाँ पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, और जब इसको हम निकालेंगे तो इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पास 24 हो जाएगा, और इससे गुणा करेंगे 1 से तो हमारा E2 हो जाएगा। तो E2 बराबर कितना निकल आया हमारा, 24 वोल्ट निकल आया। 24 वोल्ट निकल आया। अब इससे हम निकाल सकते हैं इसकी PIV भी निकाल सकते हैं, और इसमें वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ निकाल सकते हैं। तो आउटपुट जो वोल्टेज होगी उसको भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वही आपका जो फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हम जो PIV देखते हैं, तो यहाँ जो PIV देखे थे हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो वो PIV किसके बराबर थी, तो PIV आपके बराबर थी वो मैक्सिमम वोल्टेज के। तो हमारे पास यहाँ RMS वैल्यू की वोल्टेज है, तो हम मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, उस RMS वैल्यू के, जो RMS बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है, और यहाँ √2 होता है। तो इसको हम यदि गुणा कर देते हैं तो हमको मैक्सिमम वोल्टेज निकल आती है। तो मैक्सिमम वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज का RMS और √2 होगा। तो RMS मान हमको पता है, चूँकि इधर साइड हमने RMS मान दिया है, तो आउटपुट में उसके RMS मान को ही हमको देता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 24। तो मैक्सिमम जो वोल्टेज होगी इसकी कितनी होगी, 24/√2 होगी, तो ये हमारा निकल आया क्या, PIV निकल आया। इसको हम बोलेंगे PIV, चूँकि PIV जो होती है तो मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होती है। तो ये हो गया इसका PIV ये निकल आया 24/√2।
अब इसमें हमको निकालना है क्या, वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होती है यहाँ पास, तो आउटपुट जो हम वोल्टेज बताए थे वो डीसी है, मिलती है हमको। तो आउटपुट डीसी, तो उसको एवरेज वोल्टेज भी बोल देंगे हम। तो एवरेज वोल्टेज हम यहाँ पास जो आउटपुट वोल्टेज को निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज बराबर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कि जो हमारी मैक्सिमम वोल्टेज होगी और पाई, मैक्सिमम वोल्टेज बाय पाई को हम लिखे थे आउटपुट वोल्टेज में इससे पहले के फार्मूले में। तो यहाँ पास हम मैक्सिमम वोल्टेज कितना पाए, मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास पहले से ज्ञात है 24/2 और यहाँ 80 हो गया। तो ये हो गया आपका यहाँ पास आंसर हो गया। यदि आप इसको ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है √2y पाई की जो वैल्यू होती है 0.54 होती है। तो इस वैल्यू के जगह इसका रख के वैल्यू को आप 24 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका अधिक गहराई तक आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर यहीं तक सही है। तो इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। अब देखेंगे हम कि जो रेक्टिफायर होता है वो दो प्रकार से हमने देखा था। तो पहला हमने पढ़ लिया हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो दूसरा प्रकार है वो हमारा रह गया। तो जो दूसरे प्रकार है रेक्टिफायर, उस दूसरे प्रकार के रेक्टिफायर को समझते हैं कि वो कैसे होता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी, आप यहाँ समझिए, बाकी वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, नोट किया हुआ सब पूरा चीज़ पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है वो भी अपने आप में दो प्रकार से होता है। तो फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है वो भी कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है रेक्टिफायर। तो फुल वेव को हम क्या लिखेंगे, फुल को पूर्ण लिखेंगे, वेव को हम तरंग लिखेंगे, और रेक्टिफायर को हम दृष्टकारी लिखेंगे, दृष्टकारी। दृष्ट नहीं पढ़ना है, इसको दृष्ट नहीं पढ़ना है इस तरह कि आप दृष्ट पढ़ें, दृष्ट अलग चीज़ है, देखने की चीज़ है दृष्ट, यहाँ दृष्टकारी होगा। तो ये भी होता है दो प्रकार से, एक तो होता है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, और जो दूसरा होता है आपका वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर ब्रिज को क्या आप लिखेंगे, सेतु लिखेंगे, सेतु, या इसी को पुल भी लिख देता है प्रश्न में, तो पुल, सेतु, या फिर आप इसको रेक्टिफायर को दृष्टकारी। और इसके जो सेंटर है तो उसको, सेंटर को क्या लिखेंगे आप, मध्यम टेप्ड दृष्टकारी। तो यहाँ पास अब देखेंगे कि सेंटर जो टेप्ड रेक्टिफायर होता है, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर दृष्टकारी, वो क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यूज करना होता है जो ट्रांसफार्मर, वो कोई नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं होता है, वो ट्रांसफार्मर होता है आपका सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। तो उसके जो सेंटर वाला भाग होगा वहाँ से एक टिपिंग निकाली गई होगी, जो एक वो क्या होती है, दोनों बिंदु के मध्य में जो उसका वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कैसे कि यहाँ पास जो हम ट्रांसफार्मर का यूज किए हैं कुछ इस प्रकार से, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और इसकी सेकेंडरी जो वाइंडिंग होगी तो इस प्रकार से होगी, ये इसकी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से इसके क्या हुआ होगा, टिपिंग को निकाला गया होगा, ये टिपिंग को निकाला गया है, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोले हैं, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। चूँकि इसके सेंटर वाले भाग से हमने क्या निकाला, टेप को निकाला है, टिपिंग किया हुआ है, इसलिए इसको हम बोले सेंटर
टिप्ड ट्रांसफार्मर। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पास से हम इसको सीधे ही शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट करने के बाद यहाँ हम डायोड को लगाते हैं और यहाँ हम इसके लोड को लगाएंगे। यहाँ भी इसको हम डायोड को लगाएंगे। ये डायोड हो गया। इस ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई देंगे 230 वोल्ट, जो हमारी कैसी होगी आरएमएस वैल्यू की होगी, और इसको 50 हर्ट्ज की हम देंगे फ्रीक्वेंसी। इसके आउटपुट में जो हमको निकलेगा, तो आप ट्रांसफार्मर जब मांगेंगे कहीं दुकान में आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया हमको 12-0-12 का ट्रांसफार्मर दीजिए। यदि आउटपुट में आपको 12 वोल्ट चाहिए, यदि 6 वोल्ट का चाहिए तो आप बोलेंगे 606 का ट्रांसफार्मर दीजिए। ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपको फिर वही दे देंगे जो आप सीधे अभी वहाँ पास यूज किए थे अर्ध तरंग दिष्टकारी में, कि भाई हमको 240/12 के दीजिए, तो इस प्रकार से दे देगा। तो आपको फिर वहाँ पास सेंटर टिप ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। इसको आपको लेने के लिए मार्केट में बोलना पड़ेगा उनसे कि हमको जो ट्रांसफार्मर है तो दीजिए 12-0-12 का। चूँकि 0 का मतलब ये हुआ कि जो उसके यहाँ पास 0 सेंटर वाली बिंदु है, वहाँ 0 यहाँ पास इसका वोल्टेज होगा, तो उस वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर को हमको दीजिए। यदि 6-0 आप 6 का यूज करना चाहते हैं तो इसको ले लेंगे। यदि 18-0-18 का यूज करना चाहते हैं तो फिर इस प्रकार से आपको मांगना पड़ेगा। तो हाँ, हम इसी प्रकार से यूज़ किए ट्रांसफार्मर जो हमारा 12-0-12 का है। तो इसके यहाँ पास 12 वोल्ट मिल रहा और यहाँ पास भी क्या 12 वोल्ट मिल रहा। ये ऋण अक्ष में और ये धन अक्ष में, और यहाँ पास क्या है 0 बिंदु है। अब इसको जैसे ही हमने सप्लाई दिया तो इसमें क्या हुआ, हमको 12-0-12 का मिल गई सप्लाई, और फ्रीक्वेंसी भी वही सेम है क्योंकि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। इसमें अब देखेंगे कि यह काम कैसे करता है और इसके जो आउटपुट में हमको मिलने वाली वोल्टेज है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ हम इसको बनाते हैं एक ग्राफ को। ये ग्राफ आपको दर्शाएगा किसको, वोल्टेज को। कौन सी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को दर्शाएगा, इनपुट वोल्टेज। और ये ग्राफ आपको दर्शाएगा आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज यहाँ 0 होगी और यहाँ 0 होगी। ये समय अक्ष है और ये भी क्या है, समय अक्ष है। इसको देंगे हम क्या, इधर से इनपुट में देंगे एसी सप्लाई। तो इनपुट में हम एसी सप्लाई देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपको एसी सप्लाई। तो यहाँ जब हम इसके इनपुट में एसी सप्लाई देते हैं तो ये जो हमारी फर्स्ट वेव है मतलब धन वेव, धनात्मक वेव है, धनात्मक तरंग है। तो वो धनात्मक तरंग आएगी हमारी कहाँ, इसको जब हम इनपुट में दिए तो ये ट्रांसफार्मर की आउटपुट में आएगी, और इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट में जब आएगी तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से। तो ये धनात्मक वेव है। तो धनात्मक वेव है मतलब इस डायोड को जो हमको वेव हम इसको दे रहे हैं, तरंग दे रहे हैं, तो उसको हम कैसा, हमारे कैसे वॉइस में है, ये है हमारा अग्र अभिनति में। अग्र अभिनति मतलब फॉरवर्ड वॉइस में है। तो ये फॉरवर्ड वॉइस में है। तो जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड वॉइस में क्या करता है, वह एक बंद कुंजी, क्लोज्ड स्विच की तरह कार्य करता है। मतलब धारा को ये क्या करेगा, पास करेगा। तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पास क्या है, हमारा लोड है, ये है हमारा लोड। तो यहाँ से धारा को क्या करेगा, ये प्रवाहित करेगा, और इस प्रकार से धारा को प्रवाहित करेगा तो ये आएगी लोड में। जब इधर से हमारी क्या कर रही, धारा प्रवेश कर रही और यहाँ से क्या हो रही, निकल रही, तो धारा कहाँ जाएगी, धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर जाएगी। तो यहाँ जब इसको हम फर्स्ट वेव दिए तो फर्स्ट वेव के लिए ये जो डायोड है, डायोड हमारा D1 है, तो ये क्या किया, फॉरवर्ड वॉइस में कार्य किया और धारा को पूरा प्रवाहित किया। तो हाफ साइकिल को इसने D1 ने क्या किया, प्रवाहित किया।
ये जो इसकी हाफ साइकिल है, एक इस प्रकार से हाफ साइकिल है, तो हाफ साइकिल को इसने क्या किया, प्रवाहित किया और यहाँ पास फिर से 0 हो जाती है। यहाँ जो इसकी वैल्यू को बताया था वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जो RMS वैल्यू होती है उस RMS वैल्यू की क्या होती है, यहाँ पास √2 गुना होती है। तो RMS वैल्यू की क्या होगी, √2 गुना होगी, तो वो क्या होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पास मैक्सिमम वैल्यू होगी जो RMS की √3 गुना होगी, √2 गुना होगी। हाफ वेव को हमने यहाँ पास प्रवाहित कराया, तो हाफ वेव हमको यहाँ पास क्या हुआ, ये डायोड D1 ने जो कार्य किया, तो हाफ वेव को हमको ये पास करके दे दिया कुछ इस प्रकार से, जो हमारा धन अक्ष को वहाँ पास डी नोट किया था। अब इसमें जो इसका पूर्ण साइकिल को इसने, पूर्ण साइकिल में से क्या किया, हाफ साइकिल को इसने जाने दिया। अब इसमें जब इसकी निगेटिव साइकिल आएगी, तो ये निगेटिव साइकिल आएगी, तो निगेटिव साइकिल होगी इसके ऋण अक्ष में, यहाँ पास ऋण अक्ष और यहाँ पास धन अक्ष। तो ये नेगेटिव साइकिल जब आएगी तो ये डायोड कैसे हो जाएगा, यहाँ पास पोलैरिटी इसकी हो जाती है चेंज। तो यहाँ जब पॉजिटिव साइकिल को इसने भेजा तो यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था। अब जैसे ही इसकी पोलैरिटी हुई चेंज, तो यहाँ पास हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और यहाँ पास हो जाएगा हमारा नेगेटिव, यानी इस बिंदु पर हमारा पॉजिटिव मिलेगा और इस बिंदु पर हमारा नेगेटिव मिलेगा। तो इसकी पोलैरिटी हो गई चेंज, तो यहाँ पास क्या हुआ, ये नेगेटिव मिला और यहाँ पॉजिटिव मिला। तो पॉजिटिव के लिए जो हमारा धनात्मक वेव है, उस धनात्मक वेव के लिए ये जो हमारा रेक्टिफायर है, ये जो डायोड है, डायोड हमारा D2, तो D2 डायोड क्या करेगा, एक फॉरवर्ड बाइस में कार्य करेगा। तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइस में, मतलब इसको यहाँ पास जो होगा हमारा P और यहाँ होगा हमारा N होगा। तो P को क्या दिया, पॉजिटिव दिया, मतलब वो फॉरवर्ड बाइस में कार्य किया। तो इस जो दूसरे वेव को यहाँ पास उसके नेगेटिव वेव को है, तो वो नीचे की ओर नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, पोलैरिटी चेंज करके ए फॉरवर्ड वाइस में इस धनात्मक अक्ष को दिया, तो वो अपने धनात्मक अक्ष की ओर ही यहाँ पास इसकी जो सेकंड वेव होगी तो वो आएगी। तो वो धनात्मक अक्ष की ओर आ गई ये सेकंड वेव। ये नीचे की ओर निगेटिव अक्ष में नहीं दर्शाएंगे इसको, इसलिए क्योंकि यहाँ पास हमने जो इसको साइकिल दिया तो वो धन अक्ष की साइकिल दिया। कैसे दिया, ये फॉरवर्ड वाइस में कार्य कर रहा। जब इसको हम यहाँ पास नेगेटिव देते और यहाँ पास पॉजिटिव देते, तब इसको हम नीचे की ओर दर्शा सकते थे, परंतु ये जो डायोड है तो हमारा ये रिवर्स वाइस में हो जाएगा। और रिवर्स वाइस में एक कैसे कार्य करेगा, एक ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। तो फिर हमारा ये कैसे हो जाएगा, वो जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े उसके जैसे हो जाएगा। तो फिर हमारा यहाँ पूर्ण वेव का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसको हमको एक क्लोज स्विच की तरह इसमें धारा प्रवाहित कराना था, तो उसको फिर हमने क्या किया, फॉरवर्ड वाइस में दिया। तो यहाँ फॉरवर्ड वाइस में दिया तो इसकी जो सेकेंड वेव है तो वो धन अक्ष में हमारी आ गई। अब इसकी नेक्स्ट जो साइकिल है वो भी कहाँ आएगी, धन अक्ष में आएगी। और जैसे ही धन अक्ष में आती है तो फिर से इसकी पोलैरिटी हो जाएगी चेंज। तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब धन वाला जो है तो ऊपर आ जाएगा और ऋण वाला वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फिर D1 जो डायोड है तो ये भी हमारा फॉरवर्ड वाइस में कार्य करेगा। और फॉरवर्ड वाइस में जब कार्य करेगा तो धारा को पूर्ण प्रवाहित करेगा कहाँ, लोड में। ये लोड होता है हमारा आउटपुट में, और आउटपुट में हमको ये पूरा वोल्टेज को दिया। तो यहाँ पास उसी प्रकार से फिर से एक पैटर्न इसका पूरा हो जाएगा और इसी प्रकार से उसकी क्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ मैंने पाया कि जो हमने डायोड लगाया तो अभी भी डायोड से निकलने वाली हमारी जो सप्लाई होगी वो है शुद्ध डीसी नहीं होगी। चूँकि शुद्ध डीसी होती तो वो एक ही दिशा में चलती, ना कि आपको इस तरह से पल्सेटिंग करते हुए चलती। तो यहाँ अभी भी हमारी जो डीसी मिल रही है वो डीसी कैसी मिल रही, एसी के अवगुण के साथ साथ यहाँ एक पल्सेटिंग डीसी मिल रही है। कैसे मिल रही, पल्सेटिंग डीसी मिल रही।
तो इसको हम स्पंदन वाली डीसी बोलेंगे, स्पंदन वाली दिष्ट धारा बोलेंगे, क्योंकि यह एक पल्सेटिंग डीसी है जिसमें हमारा डीसी के साथ साथ एसी के भी कुछ अवगुण क्या है यहाँ पास मिक्स हैं। मतलब इसमें भी अभी भी रिपल है, रिपल मतलब उर्मिका घटक, तो रिपल फैक्टर का मान यहाँ भी अभी है। तो इस प्रकार से मैंने पाया कि शुद्ध डीसी अभी भी हमको नहीं मिली। इसकी जो करंट प्रवाह, वोल्टेज प्रवाह की दिशा है या फिर करंट प्रवाह की दिशा है तो कुछ इस प्रकार से होगी। ये डायोड एक टाइम में हमारा क्या किया, फॉरवर्ड में कार्य किया और एक टाइम में हमारा रिवर्स में कार्य किया। तो इसने जब क्या किया, फॉरवर्ड में कार्य कर रहा था, कौन सा D1, तो फिर D2 उस टाइम में रिवर्स में कार्य कर रहा था। क्योंकि यहाँ से आप सोचेंगे कि ये धारा जब यहाँ से इसको लोड में आ रही है, कौन सी, ये हमारी जो पॉजिटिव साइकिल है, तो यहाँ से हमारी आ रही है, यहाँ से निकल के हमारी इधर आई। यदि इधर आती तो फिर क्या होती, इधर साइड आती तो वो हमारे यहाँ पास रिवर्स वाइस में कार्य करती और यहाँ पास ओपन कर देती, इस सर्किट को पूरा नहीं कर पाती। इसमें जो दूसरी चीज़ है, तो हमने देखा कि डीसी के साथ साथ एसी हमने पाया। अब यहाँ पास यदि ऐसी स्थिति आए कि ये जो डायोड है, तो डायोड यदि कोई दोनों में से एक डायोड ओपन हो जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाली फैक्ट वाली बात है कि सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में 2 डायोड लगे होते हैं। यदि किसी कारणवश एक डायोड ओपन हो जाए तो वह कैसे कार्य करेगा, ऑप्शन में देगा फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो वो जब यदि डायोड क्या हो जाएगा, यहाँ पास ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ पास क्या हो गया, ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, तो यहाँ से किसी प्रकार से धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा कैसे प्रवाहित होगी, वो नेगेटिव वाली धारा को ही पास करेगा। मतलब कुछ इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो वो पॉजिटिव वाली धारा को पास नहीं कर रहा है, तो वहाँ D1 कार्य करना बंद कर दिया है, तो पॉजिटिव वाली धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। वो कौन सी धारा प्रवाहित करेगा, ओनली फॉर D2 वाली, तो D2 वाली करेगा, फिर पॉजिटिव वाली नहीं करेगा और D2 वाली करेगा। तो हमको ये कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह दिख रहा है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह दिख रहा है। तो ऐसे में आपको जवाब देना है कि वह एक फिर हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करेगा, अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि कोई डायोड ओपन हो गया तब की बात है। यदि बोलता है कि यदि कोई डायोड ओपन नहीं हुआ है, यहाँ पास बोले कि कोई एक डायोड दोनों में से शॉर्ट हो गया है, तो फिर उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर में क्या स्थिति होगी, तो ट्रांसफार्मर में क्या स्थिति होगी, तो उस कंडीशन में यदि यह शॉर्ट हो गया, मतलब ये क्लोज हो गया इस तरह से, तो अब क्या होगा, अब जब इसको हमारी एसी साइकिल यहाँ से हम प्रवाहित कराएंगे तो ये एसी साइकिल होगी, तो उसको कोई किसी प्रकार से हमारी डीसी में कन्वर्ट करने वाली नहीं है, वो सीधे ही एसी धारा हमारी यहाँ तक मौजूद होगी। अब जब यहाँ पास क्या करता है, ये लोड है, तो यहाँ से अब ये एसी धारा यहाँ तक आ गई सीधे ही, और ये लोड है, लोड से धारा जाएगी और ये ट्रांसफार्मर की एक बंद क्या बनाएगी, यहाँ पास लूप बनाएगी। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला जो डायोड है D2, ये डायोड क्या करेगा, D2 डायोड यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है तो बंद एक ऐसे करके एक लूप बनाएगा, सीधे ही ये धारा को क्या कर रहा है, धारा को प्रवाहित करेगा। या फिर जब इधर से हमारी क्या जाएगी, ये पॉजिटिव होगी, एक साइकिल जब इसकी ये पॉजिटिव वाली होगी तो उस कंडीशन में पॉजिटिव को ये पास करेगा और ये धारा हमारी यहाँ से निकल के आएगी, ये धारा कुछ इधर जाएगी और कुछ क्या जाएगी, इधर जाएगी, और इधर जाके ये सीधे ही वही एक बंद लूप को बनाएगा और बंद लूप को बना के इस ट्रांसफार्मर को जला देगा, खासकर तो सेकेंडरी वाइंडिंग को जला ही देगा। तो ऐसे में क्या होगा, ट्रांसफार्मर यदि इसके रेक्टिफायर के एक डायोड को शॉर्ट कर दिया गया, ये शॉर्ट हो गया, तो ट्रांसफार्मर उस कंडीशन में जल जाएगा, क्योंकि इसको क्या हो जाएगा, एक बंद लूप बन जाएगा। जो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, वो सीधे ही एक तार के माध्यम से, डायोड कोई नहीं है, डायोड होता तो यहाँ रिवर्स वाइस में कार्य करता और एक ओपन स्विच की तरह कार्य करता, तो धारा यहाँ से प्रवाहित ना होती, लेकिन यहाँ तो एक तार है, शॉर्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, एक बंद लूप बनाएगा और वो ट्रांसफार्मर को जला देगा।
तो यहाँ पास हमने देखा कि ये हुआ हमारा सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। अब जो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है वो क्या करता है, अपनी हाफ वेव को ही, आधी वेव को ही वो लोड में प्रवाहित करता है। लेकिन यहाँ पास ये क्या कर रहा, दोनों वेव को, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वेव को यहाँ वो लोड में प्रवाहित कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब पूर्ण प्रवाहित कर रहा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को, दो ही तो है, तो पूर्ण को फुल प्रवाहित कर रहा है, दोनों को लोड में प्रवाहित कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण दिष्ट रेक्टिफायर बोलेंगे। अब इसको हम देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी का क्या मामला है कि यहाँ पास जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो आवर्तकाल जो होता है, तो यहाँ एक साइकिल यदि ये पूरा किया तो उसका क्या कहलाएगा, एक आवर्तकाल कहलाएगा, जिसको कैपिटल टी से हम प्रदर्शित करेंगे। और इसका जो आवर्तकाल होता है वो यह इनपुट की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, वह अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। तो फ्रीक्वेंसी का वह व्युत्क्रम होता है, तो यह इसका हो गया यहाँ आवर्तकाल। अब देखेंगे ये हम क्या दिए हैं, ये फ्रीक्वेंसी इनपुट में दिए हैं, मतलब एसी का आवर्तकाल हमने निकाला। अब जो आउटपुट में मिलेगी उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ये कि जब इसने किया क्या कि यहाँ से यहाँ तक दो वेव को कंप्लीट करने के लिए कितना किया, एक आवर्तकाल इसको कहें हम तब कि जब यह दो वेव को क्या किया, कंप्लीट किया, तो उसको हम एक आवर्तकाल कहें। तो फिर आउटपुट की जो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, तो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वह 1/, तो होगी चूँकि वह व्युत्क्रम है। परंतु यहाँ पास इसने जब दो वेव को कंप्लीट किया तब उसका एक आवर्तकाल हुआ, और यहाँ पास इसका इसकी एक फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब किसी चक्र को जो बार बार, किसी पैटर्न को बार बार क्या करे, रिपीट करे, वह उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पास तो वो 360 डिग्री को वह रिपीट कर रही थी, तो उसकी एक साइकिल हुआ, तो वो डिग्री चाहे 360 हो, चाहे वहाँ पास 180 हो, 90 हो, 40 हो, 50 हो, जितनी भी डिग्री हो, वह जितनी बार उस डिग्री को जितने पैटर्न में वह रिपीट करेगी उसकी वही फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ डिग्री को नहीं देखेंगे, कितनी बार रिपीट कर रहा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पास 360 डिग्री को रिपीट कर रहा, परंतु यहाँ पास कितने को कर रहा, 180 को ही कर रहा। तो वह रिपीट करने की साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी साइकिल रिपीट कर रहा है, वह डिग्री नहीं साइकिल को देखेंगे। तो कितनी साइकिल रिपीट कर रहा वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पास क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि इसने दो वेव को पूरा किया तब उसकी हो गई थी एक आवर्तकाल, इसने आधे को ही किया है, जितने टाइम में ये कर रहा था उतने टाइम में इसने 2 बार रिपीट कर दिया, तो उसकी आधी हो जाएगी, तो T/2 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, चूँकि इसका यहाँ पास पूरे को हमने क्या किया, आधा कर दिया। जैसे इसकी हम ऐसे समझिए आप कि जैसे इसकी लंबाई हो गई पूरे की कितनी, 4 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके हम यहाँ तक की लंबाई को कितना लेंगे, यहाँ तक की लंबाई को इसको हम लेंगे आधा। तो आधा लेंगे मतलब उसके 2 से हम भाग देंगे तब उसको हमको आधा मिलेगा। तो 2 से हम जब भाग देंगे तब इसको हम जानेंगे कि हाँ इतनी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो हमको 2 से भाग देना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से इसकी हम जो आवर्तकाल है तो T ले लिए। अब जब उसका आधा है तो उसको हम 2 से भाग देंगे, तो आधा होती है इसकी जो आवर्तकाल होती है। तो किसकी, यहाँ पास जो आउटपुट में हमारी DC, यहाँ पास जो DC फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो हम बोलेंगे वो फ्रीक्वेंसी बोलना यहाँ पास गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि DC में आप जानते हैं कि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी फिर कहाँ से आई, इसकी जो आवर्तकाल की आधी है वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई। एक्चुअली में ये जो फ्रीक्वेंसी है तो वो है रिपल फैक्टर की है, किसकी है, उर्मिका घटक की है। तो उर्मिका घटक जो है तो यहाँ पास इस तरह से क्या कर रही है, वेव बना रही है, तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी है, ना कि यह एक शुद्ध DC की फ्रीक्वेंसी। DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो एक सरल रेखा में होगी।
तो यहाँ उर्मिका घटक की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ना कि डीसी की घटक, ना कि डीसी की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पास आउटपुट में उर्मिका मिल रही है तो उर्मिका की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम, रिपल की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम, तो ये रिपल की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसकी कितना हो गई, तो इसकी हो गई T/2। तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि कितना हो गई, फिर इसको हम जब शुद्ध निकालेंगे तो T बराबर इसकी होती है 2 गुना इसकी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ से गुणा कर दिए तो 2 गुना मिल गई। तो फ्रीक्वेंसी 2 होती है। इसमें यदि 1 सेकंड में 50 बार पूरा साइकिल किया तो इसने कितना किया, 100 बार साइकिल किया, जो कि 2 गुना हो जाएगी। तो इसकी फिर पी आई भी क्या होगी, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी, तो इसकी पीक इनवर्स जो वोल्टेज होगी सेंटर टिप्ड की वो भी क्या होगी, दोगुना होगी। तो पी आई भी इसकी क्या होती है, दोगुना होती है। पी आई भी का मतलब यहाँ मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा, इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो क्या होगा, पी आई भी का बराबर नहीं होगा, बराबर हाफ वेव में होता था, इसमें दोगुना हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ये आपको याद रखने की इसमें चीज़ें हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि एक जो इसका दोष होता है वो दोष क्या है। यहाँ पास मैंने ट्रांसफार्मर को यदि इतने हम मटेरियल लगाएं, इतने कॉइल लगाए और इतने महंगे वेटेज का जो भी लाए, तो इस ट्रांसफार्मर को हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से एक टाइम में आधे वाइंडिंग को ही, आधे इसके क्षमता को ही यूज कर पा रहे हैं। तो इसकी यह क्या हो जाएगी, एक दोष हो जाएगा। चूँकि हम चाहते हैं तो इसको हम जो जीरो पे टिपिंग निकाले हैं, जीरो पे टिपिंग ना निकाल के हम इसको चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक यदि यूज करना चाहते तो हमको 24 वोल्ट मिलता, और 24 वोल्ट मिलता मतलब हमको ज़्यादा वोल्टेज मिलती, उससे हमको ज़्यादा फ़ायदा होता। तो यहाँ पास हम इसको 12 और 0 का ही एक टाइम में यूज कर पा रहे हैं, मतलब आधे वोल्टेज को यूज कर पा रहे हैं। तो उस ट्रांसफार्मर को हम आधे वोल्टेज का ही यूज कर पा रहे हैं, जबकि उसमें है गुण कि उसको हम जोड़ के ऐसे सप्लाई दे के हम क्या कर सकते हैं, पूरे 24 वोल्ट का यूज कर सकते हैं। परंतु यहाँ पास फिर सेंटर टिप का मतलब नहीं निकलेगा, हम 2 ही डायोड यूज कर रहे हैं तो फिर हमारे पास सेंटर टिप हम नहीं बना पाए। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि जो ट्रांसफार्मर है उसके आधे क्षमता का ही हम यूज कर पाते हैं, तो यह एक उसका होगा दोष। तो फिर इसमें इसकी ये हो गई हमारी टी आई भी, इसकी टी यू ई कितनी होगी, इसकी टी यू ई जो होती है तो आपकी होगी वो 692 होगी, मतलब 0.692। टी यू एफ जो होगी तो 0.692 होगी, 0.692 होगी, मतलब ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन जो फैक्टर है, परिणामित उपयोगिता गुणांक है, वो घटक है, वो कितना होगा इसका 692। मतलब 1000 kVA का हम यहाँ पास ट्रांसफार्मर लगाए हैं, आउटपुट में हमको जो मिल रही है 1000 kVA, 1000 वोल्ट एम्पियर, तो उसके हम सिर्फ और सिर्फ 992 वाट का ही यूज कर सकते हैं। मैंने देखा कि वो अर्ध तरंग दिष्टकारी से पहले से कुछ बेहतर है। उस टाइम पे हम कितने यूज कर पा रहे थे, वो 8.6 मतलब 286 वाट ही। अब हमने एक रेक्टिफायर बढ़ाया, सेंटर टिप यूज़ किया, तो हम उसके दोगुना तिगुना यूज कर पाए, मतलब 692 वाट की यूज कर पाए। अभी भी हम देखेंगे कि जब ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे तो कहीं इससे ज़्यादा हम यूज कर पाएंगे इसके पावर का, तो वो होगा आपका 812। तो 812 वाट को हम यूज कर पाएंगे, तो वहाँ पास इसकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब उसी की बारी जाने वाली, हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर को। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होगा, तो ब्रिज रेक्टिफायर को हम देखते हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें थी। इम्पोर्टेंट बातें जो हैं तो आपको नोट्स में मिल जाएगी, और पूरी बातें हमने यहाँ पास लिख दिया था, बता दिया था। आपको याद नहीं, भूल भी जाता है, स्वाभाविक है भूलना, परंतु हाँ नोट से आप देख सकते हैं। तो दूसरा हमने ये अभी तक पढ़ा किसको, सेंटर टेप रेक्टिफायर को। अब दूसरा हम जो बताए थे वो बताए थे ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर मतलब सेतु या सेतु दिष्टकारी। तो सेतु दिष्टकारी का यहाँ पास क्या मतलब हुआ, यहाँ हम ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे कुछ उसी प्रकार से, जैसे
अभी हमने यूज किया। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया। वही सप्लाई देंगे यहाँ पास 240 या 230 वोल्ट जो भी दें हम। एसी सप्लाई ही देंगे हम ट्रांसफार्मर में, डीसी पर कार्य करेगा नहीं है। तो इसमें हम अब लगाएंगे क्या, यहाँ डायोड। जो डायोड की संख्या होगी वो डायोड की संख्या यहाँ पास क्या लगाते हैं हम, 4 लगाते हैं। तो हम यहाँ पास क्या लगाएंगे, डायोड की संख्या 4 लगाएंगे। तो इसमें जो डायोड होगा तो इसकी जो हेड वाला भाग होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ से हम इसको लोड को लगा देंगे। और जब इधर से हमारी धारा प्रवाहित होगी इधर से, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। यहाँ से धारा हमारी ऐसे जाएगी और यहाँ हम इसको ऐसे लगा देंगे, धारी हमारा ऐसे जाएगी धारा। इसमें हमारी धारा ऐसे जाएगी, इधर से भी पास करेगी। ओके, ये हो गया डायोड हमारा। ये डायोड एक हो गया D1, इसको हम नाम देते हैं D1, D2, D3, D4, 4 डायोड हो गए। अब इसमें हम देते हैं एसी सप्लाई को। तो ये कैसे कार्य करेगा, तो यहाँ से इसमें 2 सिरे हमको दिखते हैं। पहले तो हम इसको ले लेते हैं ए और एक बी सिरे ले लेते हैं, अपने से नामांकन करते हैं। दूसरा सी और यहाँ पास डी। तो ए बी सिरे से हमने क्या किया, सप्लाई को दिया, और सी और डी सिरे से हमने यहाँ पास वो लोड के लिए आउटपुट में निकाल लिया। तो यहाँ से हमने लोड के लिए आउटपुट में निकाल लिया। ये हो गया इसका लोड, हो गया आर हो गया। तो इसमें कैसे यह कार्य करता है इसको समझते हैं। तो यह कार्य ये करता है कि ये हो गई इसकी वेव हो गई, जो हमारी एसी सप्लाई की इस प्रकार से वेव थी। तो यहाँ पास हम जब देंगे इसको एसी सप्लाई, तो इसको एसी सप्लाई देने पर इसको पहले धनात्मक वेव मिलेगी। तो ये हो गई हमारी धनात्मक वेव। अब धनात्मक वेव जब इसको मिलेगी तो यहाँ से होगी धारा प्रवाहित। तो धारा प्रवाहित जब होगी तो ये होगा हमारा, यहाँ पास आ जाएगी ये धनात्मक वेव। अब इसमें जब इधर जाने का सोचेगी ये धारा, तो यह कैसा है, इसको ये वाला है, इसका P इधर है और N इधर है। मतलब जो P को हम क्या दर्शाए थे, एरो हेड दर्शाए थे, और इसको क्या दर्शाए थे, इसको हम बार छड़ दर्शाए थे। तो ये कैसे हमारा कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है हमारा ऐसे, इसको होना चाहिए, तब ये फॉरवर्ड वाइज में होगा। तो इसमें जब धारा का हम प्रवाह इसको हम प्लस देंगे, N को प्लस देंगे, तो वह रिवर्स वाइज में कार्य करेगा। क्योंकि बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं वो डायोड के, यदि पॉजिटिव के हम डायोड के पॉजिटिव को हम पॉजिटिव सिरा दें बैटरी का, और नेगेटिव को हम नेगेटिव दें, तब वह रिवर्स फॉरवर्ड वाइज में कार्य करता है। परंतु इसके हम नेगेटिव को क्या दे रहे हैं, प्लस दे रहे हैं, तो ये फिर रिवर्स वाइज में कार्य करेगा। तो रिवर्स वाइज में यह कार्य करता है, जो एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। कब, यह जब फर्स्ट वेव चल रही, इसकी धनात्मक वेव चल रही। तो इधर से धारा नहीं जाने वाली, अब धारा जाएगी फिर हमारी इधर से। तो इधर से जब हमारी धारा जाएगी तो ये कैसे कार्य कर रहा है, ये है हमारा प्लस, और ये जो हमारा दिख रहा है ये छड़ बार, ये है हमारा नेगेटिव। तो हम P को प्लस दिए, बैटरी के सिरे को सही किए, मतलब ये फॉरवर्ड वाइज में कार्य करेगा। तो फिर ये धारा को प्रवाहित करेगा। तो ये धारा को एक प्रवाहित कर रहा है और एक क्लोज स्विच की तरह कार्य कर रहा है, मतलब ये धारा को पास कर रहा है फॉरवर्ड वाइज में सही से। तो लोड को ऐसे में मिल गई हमारी ये धारा। अब ये वही धारा हमको रिवर्स क्या करेगी, वही धारा हमको अब सर्किट को पूरा करने के लिए इस डायोड से हमको गुजारना होगा। तो इस डायोड से हम गुजारेंगे तो फिर क्या होगी, यहाँ पास ये जो डायोड होगा, तो एक टाइम में हम देख रहे हैं कि एक टाइम में हमारा एक ही काम कर रहा है। क्योंकि लोड को हम जो धारा देने थे हमको, तो वो लोड को धारा हम देने के लिए एक ही डायोड यहाँ पास यूज कर पाएँ। अब ये जो डायोड है तो ये हमको सीधा फिर से रिपीट करने के लिए, ना कि लोड को हम इसमें से दे पा रहे हैं, बल्कि उसको धारा को एक सर्किट बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर लिए हैं।
तो एक टाइम में हम एक ही का यूज कर पाए हैं। तो ये हमको धारा को क्या कर रही, सिर्फ पहुंचा रही वहाँ सर्किट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से धारा हमारी निकल के आएगी और जो D3 है डायोड, तो ये हमारा D3 डायोड यहाँ से पूरे धारा को फिर हमको ये निकाल के फिर से एक चक्कर ऐसे लगाती रहेगी। तो जो धन आवेश हम देखें तो धन आवेश के लिए हमारा यहाँ पास डायोड से हमारी जो धारा गुजरी वो D1 और D3 थी। तो धन साइकिल को हमने इस तरह से पास करा लिया और उसके लिए जो डायोड साथ दिए वो D1 और D3 डायोड थे। तो यहाँ हमने धन साइकिल को दिया और ऋण साइकिल को दिया, तो धन साइकिल हमारी पास हो गई, ये डायोड हमारे ये काम किए। डायोड धारा की दिशा कुछ हमारे इस प्रकार से प्रवाहित हुई और ये डायोड क्या किए, साथ दिए। अब आते हैं ऋण साइकिल में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऋण जब इसको हम देंगे डायोड को तो यहाँ की पोलैरिटी हो जाएगी चेंज। ये ऋण वाला जैसे ही अपना कार्य करने को सोचता है तभी पोलैरिटी हो जाती है चेंज। चूँकि अल्टरनेटिंग का प्रत्यावर्ती का मतलब यह है कि वो परिवर्तित अल्टरनेट होती रहे। तो यहाँ पास ऋण आ जाएगा और यहाँ पास धन आ जाएगा। अब ये डायोड क्या करेगा, यहाँ पास से अब धारा प्रवाहित होगी, इधर साइड से जाएगी धारा, चूँकि धन आ गया तो इस धन को चाहिए हमको क्या, कोई ऐसा इसमें से डायोड होगा जो एक पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड वाइज में कार्य कराएगा। तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो यदि धारा सोचेगी कि हम इधर से गुजरे तो ये इसका हो गया N और इसका ये हो गया P। तो पॉजिटिव N को हम पॉजिटिव देंगे तो वो क्या होगा, एक रिवर्स वाइज में कार्य करेगा, तो फिर इधर से धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। तो ये डायोड ये बचा, तो इधर से धारा हम देखते हैं प्रवाहित करा के, ये हो गया हमारा P और ये हो गया N। तो P को हम देंगे पॉजिटिव, मतलब इधर से धारा प्रवाहित होगी, तो ये फॉरवर्ड वाइज में कार्य करेगा। तो ये फॉरवर्ड वाइज में जब कार्य कर रहा तो ये हमको लोड को पहुंचा दिया धारा को। अब उस लोड को पूरा करने के लिए हम यहाँ पास क्या कर दिए, इस लोड को पूरा करने के लिए हम यहाँ से एक डायोड लगा दिए जो हमारी धारा को क्या कर रही, वो ले जा रही। अब सोचते हैं कि इस डायोड का काम नहीं है, यहाँ पास धारा को ले जाने के लिए तो हम तार भी यूज कर सकते हैं, तो तार क्यों नहीं लगा दिए हम। अरे भाई, जब आप यहाँ पास तार लगा देंगे तो फिर जब ये वाली धारा आ रही थी तो इधर से भी गुजरेगी और इधर से भी गुजरेगी, फिर हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसको हमको ओपन करा के रखना है। तो उस टाइम में दो डायोड जब एक हाफ साइकिल को पूरा करा रहा है तो डायोड एक ही वर्क कर रहा है, लेकिन एक डायोड का हम यूज़ कर रहे हैं सर्किट को पूरा कराने के लिए। और वहाँ पास ज़रूरी है कि हम डायोड ही लगाएं, कोई तार नहीं लगा सकते सर्किट को पूरा कराने के लिए, क्योंकि जब ये वाली फिर से वेव आएगी तो इधर घुस आएगी, बोलेगी तुमको इधर जाना था, तुम इधर क्यों आ गए, तो ऐसे में दिक्कत होगी। तो इसमें हम जब क्या किए, इस साइकिल को पूरा कराएं तो ऋण साइकिल को भी इसने क्या किया, पूरा किया। ये ऋण साइकिल है, इधर से ऋण अक्ष है, तो ऋण अक्ष को भी इसने क्या किया, यहाँ पास इस पैटर्न को पूरा कर दिया। इसी प्रकार से फिर से ये धन को प्रारंभ करेगी और धन को भी क्या करेगी, पूरा कर देगी। तो हमको एक पैटर्न ऐसे मिलता जाएगा जो इसके लिए डायोड कार्य किए वो D2 और D4, इसके लिए D1 और D3 ऐसे डायोड कार्य करते रहेंगे और ये पूरा हमारी एक साइकिल मिल जाएगी। एक साइकिल मतलब इस प्रकार से DC मिल जाएगी। तो DC यहाँ पास जो मिल रही है वो भी क्या है, एक पल्सेटिंग DC ही है। पल्सेटिंग मतलब स्पंदन वाली DC ही है, लेकिन यहाँ पास हमको जो DC मिली वो पल्सेटिंग वाली DC मिली, जिसमें AC के कुछ अपघटक, यहाँ कुछ अवगुण मौजूद हैं, उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हमारा वेव रेक्टिफायर होता है। इसमें जो PIV होती है, पीक इन्वर्स वोल्ट होती है, वो मैक्सिमम वोल्टेज के क्या होती है, बराबर होती है। इसकी जो PIV है वो मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होगी। तो अभी तक आप देखे होंगे कि जो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर है उसी में जो PIV है वो दुगुना होती है। इनमें क्या होती है PIV, यहाँ पास जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी है और ब्रिज रेक्टिफायर है, इन दोनों में PIV जो वोल्टेज मैक्सिमम है उसी के बराबर होती है। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आवर्तकाल होगा, फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो फ्रीक्वेंसी भी इसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इसमें हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी इनपुट में है वो क्या है, T, वही है, वही चीज़ है। यहाँ आवर्तकाल इसका T है, उसका आधा हो गई तो वही जाए फ्रीक्वेंसी भी हो गई। फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होगी, दुगुना ही होगी, तो T/2 ही होगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ दुगुना हो गई, किसकी, यहाँ पास आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी दुगुना हो गई, लेकिन PIV क्या है, वही बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी इसमें दुगुना हो जाती है। ये अपनी एक साइकिल में 50 हर्ट्ज होगी इसकी, तो इसकी क्या होगी, यहाँ पास 100 हर्ट्ज होगी, परंतु वो रिपल फैक्टर की होगी, ना कि DC की होगी।
तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पास ध्यान देनी थी, ध्यान दिए होंगे आप। तो इसमें भी क्या किया, ब्रिज रेक्टिफायर की डिफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, जो उसके धन और ऋण अक्ष के धन और ऋण वेव के लोड में दोनों को पहुंचाता हो। इसमें भी क्या किया, धन को और ऋण के जो वेव होती हैं उन वेव को दोनों वेव को लोड में पहुंचाया। तो वह भी क्या किया, एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर भी और जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है वो दोनों भी क्या करते हैं, धन और ऋण दोनों वेव को वो लोड में पहुंचाते हैं। तो यहाँ पास हम देखेंगे एक फ़ायदा ये हुआ हमको कि आप सोचेंगे कि इसमें जब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हमको यहाँ पास इस तरह मिल गया था, सेंटर टेप्ड में मिल गया था, इसी तरह से वेव मिला, तो फिर हमें यहाँ पास 4 रेक्टिफायर लगाने से हमको क्या फ़ायदा मिला। तो जब हम 2 ही रेक्टिफायर से काम कर ले रहे थे इस प्रकार से, तो उसमें और इसमें अंतर ये है कि वहाँ पास जो उसका TUF था, मतलब परिणामित उपयोगिता गुणांक था, वो कितना था, वहाँ पास था जो, तो आपका 692 था और वो किसका था, सेंटर टेप्ड का था। लेकिन यहाँ पास जो था तो 800 के आसपास है, 812 है। तो उसका उपयोगिता गुणांक यहाँ पास क्या हुआ, TUF बढ़ गया। किसकी वजह से, हमने जो रेक्टिफायर लगाया। तो रेक्टिफायर हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पास हम जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट का पावर है उस पूरे पावर को हम यूज कर पाएँ, इसलिए हमने यहाँ पास किसका यूज किया, यहाँ पास ब्रिज रेक्टिफायर बनाया। और ब्रिज रेक्टिफायर के बनाने के साथ साथ हम इसके पावर को भी यूज कर पाएँ अपेक्षाकृत टेप्ड सेंटर मध्यम टेप्ड दृष्टिकारी के अपेक्षाकृत। तो ये हमको फ़ायदा होता है कि यहाँ पास TUF जो होता है वो बढ़ जाता है। तो आज अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सभी बने रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ नए एनर्जी के साथ, नए उद्देश्य के साथ और कुछ नई सीखने के उद्देश्य के साथ आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, ऐसे क्लास में लेता रहूँगा। ओके, सो थैंक्स अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई का ध्यान दें, बड़ों को सम्मान करें, महिलाओं को सम्मान करें और अपने लाइफ के बारे में सोचें। ओके, बाय।